नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के लगे इकाई 9 में है ना। तो इसमें निबंध है विद्या निवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। तो इसका प्रकाशन वर्ष है जो 1974 है। 1974 में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल निबंधों की संख्या 19 है ना। तो निबंधों की संख्या कितनी है? 19 है। ये जो निबंध है इसमें निजी घटना का चित्रण किया है ना। और ये मैं शैली में लिखा गया निबंध है। ये जो निबंध है मैं शैली में लिखा गया निबंध है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने शॉर्टकट नहीं बनाया। थोड़ी छोटी सी छोटा सा ही ये निबंध है 2-4 पेज का। तो जो मोस्ट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, और ये आत्मपरक निबंध है। ठीक है, मैं शैली है और इसमें आत्मपरक निबंध, मैं शैली में लिखा गया निबंध है और आत्मपरक निबंध है। ओके, और ये जो इस निबंध में पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। जो ये विद्या निवास का निबंध है तो ये जो पुरानी पीढ़ी है उसमें नई पीढ़ी के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। नई पीढ़ी में इसमें राम आते हैं, है ना, राम आते हैं। नई पीढ़ी मतलब ये संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है इस निबंध में। और इस निबंध में जो तुलसी के रामचरितमानस और भवभूति का जो उत्तर रामचरित है उसका उद्धरण इसमें लिया गया है। ठीक है, तो रामचरितमानस तुलसीदास के रामचरितमानस और भवभूति के उत्तर रामचरितमानस का इसमें उद्धरण लिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें जो पात्र है चिरंजीवी, मतलब जो विद्या निवास मिश्र के बेटे हैं चिरंजीवी, उनका लेखक है ना, लेखक के जो बच्चे चिरंजीवी और उनके साथ एक लड़की जो है गाना देखने जाती है, तो वो क्या है, कृष्णा नाम है। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलते हैं। महीनों से मन बेहद उदास था। तो निबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? तो महीनों से मन बहुत उदास था, हाँ ना। तो मन कब से उदास था? महीनों से। उदासी कोई खास वजह नहीं थी, कुछ तबीयत ढीली थी, है ना। तो इसको क्रम से लगाने के लिए आएगा। तो पहला क्या था? तबीयत ढीली थी, है ना। पहला है तबीयत ढीली थी, कुछ आसपास का तनाव था। तो दूसरा तनाव, क्योंकि अब नेट में क्रम से लगाने के लिए आता है। तो पहला है कि तबीयत ढीली थी, दूसरा है कि आसपास का तनाव, है ना, और खुले में सांस लेने की कमी, खुले आकाश में सांस लेने की कमी, ये तीसरा है ना, तीसरा पॉइंट। तो क्रम से है कि तबीयत ढीली थी, आसपास के तनाव, खुले में सांस लेने की कमी, और इसमें काम में लगाकर मुक्ति पाना चाहता था। उस काम में हजारों बाधाएं, तो बाधाएं आती हैं। ठीक, तो ये 4 पॉइंट, तो चारों का क्या है, आप क्रम देखे रहिएगा कि खुले तबीयत ढीली ये। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं कि फिर दिन ऐसे बीत रहे थे, मतलब दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील, है ना। तो दिन कैसे बीत रहे हैं, भूतों के सपनों की रील, एक रील दूसरी रील में चढ़ गई हो, है ना, और भूतों की कृतियाँ और डरावनी हो गई हो। ओके, तो और कभी कभी ऐसे बड़ी बड़ी परेशान करने वाली बातें होती हैं, जैसे कुछ मन परेशान रहता है, ऐसे उल्टा लगता है, मतलब वो सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि जब मुझे नींद नहीं आती, है ना, तो नींद की खास वजह नहीं है, क्योंकि तबीयत ढीली है, आसपास तनाव है, खुले में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और हजारों बाधाएं आ रही हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही 4 बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि अभी 2-3 रात पहले, तो कितने दिन पहले की बात है? 2 से 3 दिन पहले, है ना। 2 से 3 रात पहले मेरे साथी, मतलब जो लेखक के मित्र हैं, वो आते हैं, संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं। कितने बजे रात? 9 बजे रात। जो मोस्ट करूँगी आप देखते रहना। फिर 9 बजे रात जाते हैं गीत का मतलब कार्यक्रम देखने के लिए, और साथ में जाने के लिए मेरे चिरंजीवी और मेरे एक मेहमान, तो 3 लोग जाते हैं। कौन जाता है? मेरे मित्र जाते हैं, चिरंजीवी और मेरी मेहमान। महानगरी वातावरण में पली कन्या की अनुमति मांगा, है ना। तो वो जो कन्या है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, तो अनुमति मांगा। शहरों की आजकल असुरक्षित स्थितियों को ध्यान में रख के दोनों को जाने नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का भी मन देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो कि 2 से 3 दिन पहले की बात है जब मैं ये लिख रहा हूँ, और 9 बजे रात वो लोग जाते हैं, है ना, चिरंजीवी और मेरी मेहमान और मेरे दोस्त। ठीक है, रात को 12 बजे लोग लौटे नहीं। तो कितने बजे वो सोच रहे हैं कि रात को 12 बजे, तो मतलब ये लोग जाते हैं रात को 9 बजे,
टाइम आप याद रखिए, 9 बजे रात को जाते हैं, 12 बजे देखते नहीं आते, ये लोग सुबह 4 बजे आते हैं, ठीक है। तो 9 और 4 याद रखें। लड़की मेरी गृहिणी बहुत ही उद्विग्न होती हैं, मतलब मेरी पत्नी, और झल्लाई मेरे साथ गए मित्र के ऊपर नाराज होने लगी। मैं छत पे बिस्तर समेट के कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी तो आ जाएंगे, मतलब बारिश हो रही थी और बारिश निकल जाएगी तो आ जाएंगे। और बरामदे में कुर्सी लगा के बैठ गया। सामने से कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई का पूत नहीं, है ना। एकाएक कई दिनों में उमड़ी हुई पंक्तियां गूंज उठी। तो मेरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मेरी सीता के भीजे सिनुरवा, तब मेरे राम घर लौटे हैं। तो ये किस की पंक्ति है, तो ये देखना, ठीक है। और यहाँ पे जो मुकुटवा है तो यहाँ यश का प्रतीक है, जो राम का मुकुट है ये यश का प्रतीक है। और जो लक्ष्मण का पटुकवा है ये जागरूकता, सुरक्षा, प्रहरी की सुरक्षा, मतलब वो राम लक्ष्मण जी जाग के पहरा देते थे राम और सीता का, ठीक है। तो जागरूक सुरक्षा प्रहरी का। और सिंदूरवा, सिंदूर मतलब सीता जी लगाती थी, सौभाग्य का प्रतीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे राम की भीजे मुकुटवा भीग रहा होगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पट्टुक दुपट्टा भीग रहा होगा, और सीता का माँ का सिंदूर भी भीग रहा होगा, मेरे राम घर कब लौटेंगे। बचपन में दादी नानी गीत गाती थी। तो बचपन में कौन गीत गाती थी, इस पैराग्राफ में आप ये देखेंगे कि नानी और दादी बचपन में नानी गीत गाती थी। तो क्या गाती थी ये आप याद रखें, तो गीत गाती थी। मेरे घर के बाहर जाने से, मतलब विदेश में वो पढ़ाई किए विद्यानिवास मिश्र जी, मेरे विदेश जाने में यही गीत विहल होकर गाती, और लौटने के बाद मेरे कहती कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला। मतलब यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं घर में, और फिर वहाँ से आते हैं तो उनके, मतलब वो जब आए तो उनकी दादी ने कहा मेरे लाल को वनवास मिला था, है ना। तो वो मतलब वो मेरे राम को वनवास मिला था, मतलब बाहर जा रहे पढ़ाई करने। तो यहाँ पे नई पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी है, दादी लोग हैं, और नई पीढ़ी अपने बेटे के प्रति यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे अब जो लेखक है वो उसकी उम्र हो गई है अपनी दादी की उम्र, मतलब वो अपने बेटे की चिंता कर रहा है ना। जब मेरी दादी नानी इस आकुलता पर हंसी आती, मतलब जब वो मेरी नानी कहती थी तो मुझे इसमें हंसी आती थी, ठीक है। तो यह प्रतीत नहीं होता है कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ाती है। तो लड़की क्या करती है, लड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाती है दिल्ली में। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। लड़का क्या करता है, संकट बोध की कविता लिखता है। तो कविता कौन करता है, चिरंजीवी जो है लड़के, है ना। और लड़की का ख्याल आते ही दृष्टि में मतलब गली में जाने कैसे तत्व होंगे, क्या होगा, कैसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये है कि लड़की पराई होती है। और ये कथन देखिए इस कहानी का, निबंध का, कि लड़की पराई होती है। लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने ही जाना है ना। तो लड़की पराई होती है, ये इसका इम्पोर्टेंट कथन है। फिर मन घूम गया कौशल्या की ओर, है ना। कौशल्या मतलब राम की माँ कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, मतलब लाखों माएँ जो अपने बच्चों को भेज देती है पढ़ाई के लिए विदेश में, बाहर, घर से बाहर चले जाते हैं। लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम रूप कौशल्या की ओर सबके राम वन में निर्वासित है, मतलब सबके बेटे पढ़ाई लिखाई करने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि जो राम है ना, राम की माँ कौशल्या है। यहाँ उनके कहने का मतलब कि अनेकों माएँ जो अपने बेटों को भेज देती हैं पढ़ाने के लिए, जो घर से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि आज भी काशी की राम लीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा का सबसे पहले की जाती है, ठीक है। मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो यहाँ पे काशी का वर्णन आया है। तुलसी ने कानन को सत अवध समाना कहा, है ना। कानन को अवध समाना, तो यही
यहाँ पे, हाँ, कानन को क्या कहा, अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्होंने कल की कुटिल कुचाल देख पड़ी। ठीक है, यह बात भी आज मतलब यहाँ के तुलसी के रामचरितमानस का चित्रण आया है। ठीक है, कहीं कहीं उनके बीच संकेत, उन्होंने अभिषेक की बात चल रही थी, अभिषेक की बात, तो मन में अभिषेक हो गया। तो अभिषेक कहाँ होता है, मन में अभिषेक। क्यों? क्योंकि राम का राज होता है, राम को वनवास मिलता है, आगे चलते पढ़ते आगे देखा जाएगा। तो मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया ना, राम का वहाँ की जो जनता है तो ये कि मेरे राजा राम है, और मन में ही प्रतिष्ठित। इसके लिए राम ने राजकीय वेश उतार कर राजकीय रथ से उतरे और राजकीय भोग का परिहार किया। और मुकुट तो लोगों के मन में था, मुकुट कहाँ था, लोगों के मन में, क्योंकि लोगों ने सोच लिया था कि राम को राजा बनाया जाए। कौशल्या के मातृत्व स्नेह में था मुकुट, कैसा था, लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसा उतरा, वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगे, है ना, इसकी चिंता बनी रही। राम राजा के साथ ही उनके अंगरक्षक लक्ष्मण के कमर में दुपट्टा जो प्रहरी का जागरूकता का है ना, उसमें भीगने न पाए, और अखंड सौभाग्यवती सिंदूर भीगने न पाए, भले ही सीता भीग जाए। तो राम तो वन लौट आए, पर सीता को लक्ष्मण ने निर्वासित कर दिया, मतलब फिर से ले जाके वन में छोड़ दिया। लोकमानस में राम वन यात्रा अभी नहीं रुकी, मुकुट दुपट्टा और सिंदूर भीगने की जो मुकुट दुपट्टा और सिंदूर भीगने की जो आशंका है अभी भी साल रही, मतलब अभी चल रही। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता, है ना, जंगल का रास्ता अपने कंटों कुशों और पत्थरों में वैसे ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार थी। मतलब जो भी अनेकों पुत्र अपनी माता को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जाते हैं वहाँ पे, इसका ये जिक्र कर रहे हैं। सोचते सोचते ऐसा लगा जैसे देश की नहीं, पूरे विश्व की कौशल्या एक है, पूरे विश्व की कौशल्याएं है, जो हर बार इसमें विसुर रही है। मेरे राम के भीजे मुकुटबा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, है ना, मेरी संतान होगा, ऐश्वर्य, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भी भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे, मेरे राम का सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण अभी भीग रहा है। मेरी राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं, मनुष्य की इस सनातन नियति की में एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों एक साथ चल रहा है, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों एक साथ चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, क्योंकि ऐश्वर्य मतलब कि नौकरी जॉब करोगे और घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर से निर्वासित होके जाना ही पड़ेगा। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, वह निर्वासित पहले से बदा है ना। तो जिसका ऐश्वर्य, जिसको जॉब मतलब जो घर से बाहर जाएंगे नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो निर्वासित तो होना ही पड़ेगा। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे भले सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही ऐसी है। फिर आते हैं तो उत्साह की रोशनी, तो मंगल और बाग लागति अबध भयावह भारी, मानहु काल राति अधियारी, घोर जंतु पुर नर नारी, डर पही एक निहारी, घर मानस परिजन जनुभूता, सुत हित मीन मनहु जगदूता, बागहि विपट बोली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। ये रामचरित की पंक्ति आई है। ठीक है, जैसे कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी, कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने में डर लग रहा है ना। तो वो सोच रहे हैं, केवल जिसका ऐश्वर्य अभिषेक हो रहा वह निर्वासित हो गया, उत्कर्ष की और उन्मुक्त समष्टि चैतन्य अपने घर से बाहर कर दिया, और वो सोच रहे हैं यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही, इसीलिए कीमत अदा कर दी जाती। उत्कर्ष में भी उसे तो
यहाँ पे है कि सौभाग्य अखंड अखंड सौभाग्य सीमंत और सिंदूर से सुरक्षित हो, उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। तो क्या है, राम का जो निर्वासन है सीता का दोहरा निर्वासन, क्योंकि सीता फिर से गई थी वनवास, है ना। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम राज द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई है, विजन में सोचती है और प्रसव पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता, है ना, कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल में सूखी लकड़ी बीनती है और जलाकर अजोर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता रहता है, और बच्चों की प्यारी सी मासूम सूरत देख पर उसे पानी की छींटे पड़ जाते हैं, है ना, और उफान दब जाता है। निर्वासन में भी सीता सौभाग्य अखंड है। तो क्या है, निर्वासित जब निर्वासन फिर भी सीता का सौभाग्य अखंड है। वह राम के मुकुट को भी तब भी प्रमाणित करता है। अंकुरधारी राम निर्वासन से पहले बड़ी व्यथा देते हैं। तो यहाँ पे राम का मुकुट जो है, राम जो राज मुकुट जड़े हीरे चमक और सैकड़ों शिखर एकदम कठोर और तीखे निर्मम हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो पंक्ति आई है ये अयोध्या कांड से ली गई है, ठीक है। अयोध्या कांड जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है, वहाँ से अगर पूछा जाएगा कि किस कांड से ली गई है तो ये अयोध्या कांड से। आगे चलते हैं। यहाँ पे पुरा यत्र स्रोत पुलनिधुना सत्र सरिताम विप्रयाम यतो धन विरल भावः क्षितिरूप हामु बहो कालदम दृष्टम हा पर। तो ये यहाँ पे लिया गया है, राम का मुकुट इतना भारी हो गया है कि राम उस बोझ से कराह उठे। यहाँ पे और वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है, ठीक है। और पड़े पड़े कुर्सी में सोच रहा हूँ, और चिरंजीवी और हल्की सी दस्तक पड़ी, चिरंजीवी निचली मंजिल के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे। सहमी हुई कृष्णा, तो नाम क्या था, कृष्णा मेरी मेहमान, दो दरवाज़ा खोलिए, आंखों में इतनी कातरता लिए, और उन लोगों को इतना मतलब लोगों को इसका अंदाज़ा क्या होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहा कि तुम लोगों को इसका अंदाज़ा है कि हम लोग कितने परेशान हुए, है ना, परेशान हुए। भोजन दूध धरा का धरा रह गया, मुंह ढाँप कर सोने का बहाना किया, और तो यहाँ पे उनको बोल रहे हैं, सांस लेने में बिस्तर पड़ा और अर्धचेत अवस्था में फिर जहाँ खोया था वहीं लौट आया, अपने घर में लौट आए, है ना, अपने लड़के अपने घर लौट आए, बारिश में नहीं संगीत में भीग कर। तो काहे में भीग कर, संगीत में भीग कर। पूछा जाएगा कि चिरंजीवी कृष्णा किससे भीग कर आए थे, तो संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों में राम लखन सीता अभी भी बन बन भीग रहे हैं। मेरी तेज बारिश में पड़े पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, पेड़ की हर पत्ती में टप टप की बूंदें पड़ने लगती हैं, तने पर टिके और उस पर नस नस में आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मनचाहे दूसरे कुछ पत्तियाँ भी, तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ अपनी उदासी में ऐसा चिपकाओ अपने संकर दर्द और ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगल में घिर गया हूँ, है ना, जहाँ जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्णकुटी है, इन पर उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने मनोराज्य में युवराज अपने स्नेह को पत्र भविष्य में
कर सकते। और मेहमान लड़की उस एक रात कुछ देर लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उन्हें सीता का ख्याल आता है कि राम के मुकुट में सीता के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्रता अर्थहीन है। उदासी के को कुछ ऐसा अर्थ नहीं जो जिंदगी उस पर कुछ उब सके। तो यहाँ पे जो लेखक है अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, जो बेटा गया है बाहर, तो जो नई पीढ़ी है उसके प्रति पुरानी पीढ़ी का जो चिंता है उसको यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि मेरा ही बेटा नहीं, हजारों माएँ हजारों कौशल्याएँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं घर पे, और कितने राम जो है उनको निर्वासन मिला है। मेरे राम का भीजे मुकुटवा अमर चूक की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता को सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह से सही भीगता है, तो कुछ मन तो ही कुछ महीनों में उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस न पाए ये अलग बात है ना। तो इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई एक अमर ध्वनि कौशल्या है ना, अरूप कौशल्या है, एक अरूप कौशल्या है जो अपनी सृष्टि में संकट के सतत उत्कर्ष के लिए आकुल है। अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल है, और उस कौशल्या को उसकी मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह और घास नहीं दबी हुई है। उस पर घास की महिमा अपरंपार है ना। तो वन्य पशुओं की राजकीय सुरक्षा क्षेत्र में है, और यहाँ पे भीगती अनेक, तो किस ओर राह मुड़े होंगे बारिश में बचने के लिए, किस ओर राह मुड़े होंगे, किस ओर बता दो सखी। तो विद्यानिवास मिश्र ये जो भी तुलसीदास के जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनके मानस के नाम पर पड़े बड़े बड़े तमाशे होंगे, है ना, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर राह ढकी ही नहीं रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, है ना, श्रम का स्वर ढीली रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। ठीक है। तो ये विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसमें जो भी 2-4 पॉइंट है मैंने ऊपर बता दिया है ना, कि चिरंजीवी है, कृष्णा है जो बाहर जाते हैं, है ना, और अयोध्या कांड से एक पंक्ति आई हुई है, और 1974, और जो कुछ भी पंक्ति है मैं शैली में लिखा गया है, आत्मपरक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।